नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और विशेष रूप से एसएससी सीजीएल और पीसीएस कंपटीशन से विशेष रूप से क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि इन एग्ज़ाम में बैठने पर आपको किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूँ। तो बगैर देरी के हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। डी करेक्ट आंसर है, पृथ्वी के केंद्र पर। यानी किसी वस्तु का भार जब उस समय न्यूनतम होगा जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका जो भार होता है वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के बराबर होता है। और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान तो वही रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम, अगर विषुवत रेखा पर वस्तु है तो उसका वस्तु का भार न्यूनतम होता है तथा ध्रुव पर अधिकतम होता है। यदि ध्रुव पर है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर हैं तो अधिकतम होता है। और यदि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जो है वस्तु का भार शून्य, जीरो होता है, जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का मान न्यूनतम होता है। अभी बताया था मैंने आपको, जी का मान न्यूनतम होता है ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर अधिकतम होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल से यदि नीचे जाएं और ऊपर जाएं तो भी जी के मान में परिवर्तन होता है। और आपको बता दें कि विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है तथा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर तो शून्य होता है इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डायनमो जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर जो है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बैटरी जो होती है, बैटरी वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबक के, ऑप्शन बी फोटो सेल के, ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य के, ऑप्शन डी संचायक सेल के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संचायक सेल के। संचायक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है, इसको रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। और यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है। सबसे पहले क्या करता है ये,
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूप परिवर्तित कर देता है, ऊर्जा का भंडारण करता है तथा इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब यह सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जब इसका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। नदी का बहता हुआ जल जो है गतिज ऊर्जा का संवहन करता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। और संक्षेप में कहा जाए तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। कैसी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? प्रकाश के पथ में यदि कैसी वस्तु आ जाए जिसमें छाया का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी प्रकाशमान, ऑप्शन डी अपारदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अपारदर्शी। ऑप्शन डी अपारदर्शी, प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश के मार्ग को परावर्तित कर देता है, जिससे उसे अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। यानी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश के मार्ग को परिवर्तित कर देता है, जिससे उसे अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटाने के लिए, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए ए पार्ट सही है, करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोपी में सूक्ष्मदर्शी विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी दीष्टकारी रेक्टिफायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये उल्टा करता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण।
मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आपको डिटेल में बता दें इसके बारे में, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसीलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्य अवलोकन के लिए लगाया जाता है। यानी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें पीछे की जो वस्तु हम देखते हैं, आप देखते होंगे साइड में शीशा लगा रहता है ड्राइवर के, जिससे पीछे की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन ए लाल है, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो हैं ये प्राथमिक रंग हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकाश में कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। ये तीनों रंग प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग जैसे पीला है, मैजेंटा, पीकॉक नीला का निर्माण हो सकता है। तो इनको मिलाने से द्वितीय रंग है पीला, मैजेंटा है, पीकॉक नीला का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़ों को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जो जोड़े होते हैं वो एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं उसको। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यदि सभी प्राथमिक रंग और अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिला दें तो सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रकार के लिए लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग माना जाता है। इसके विपरीत जो है चित्रकार के लिए लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का बिखरना, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश का बिखरना। प्रकाश का बिखरना, स्वच्छ आकाश का नीला रंग इस कारण से दिखाई देता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में विकिरणित या बिखराव हो जाता है। जब दोबारा से देख लेते हैं इसके बारे में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित या बिखराव की स्थिति में हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। और यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं। 2 कांच के गिलास, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ऑप्शन बी जोरों से पीट पीट कर, ऑप्शन सी अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, ऑप्शन डी गिलासों को शीतल जल में डालकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ऑप्शन ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर उन्हें अलग किया जाता है। अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं कैसे होता है। 2 कांच के गिलासों एक के अंदर दूसरा के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से, जब बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबोते हैं तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, जिससे बाहरी गिलास के वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी।
इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकेगा। और तो आपने देखा कि कांच के गिलास के परस्पर चिपक जाने में बाहरी गिलास जो होता है उसमें गर्म पानी में डुबो देते हैं, जिससे उसमें प्रसार होता है और बाहरी गिलास के वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो है अंदर वाला गिलास, जब बाहर का गिलास क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो बाहर अंदर का गिलास आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत मिलान की पहचान करें। ऑप्शन ए फाउंटेन पेन लुइस एडरसन वाटरमैन ने, और ऑप्शन बी एमीटर जैकेरियस जैनसन द्वारा की गई थी इसकी खोज, ऑप्शन सी बैरोमीटर इवान जेलिस्टा टोरसेली ने, और ऑप्शन डी एनिमेशन एमिल रेनोड ने इसकी खोज की थी या इसका आविष्कार किया था। तो इसमें ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन बी जो है एमीटर जैकेरियस जैनसन ने इसकी खोज की थी, ये गलत मिलान है। बाकी ये सही है। फाउंटेन पेन की खोज लुइस एडरसन वाटरमैन ने की थी। बैरोमीटर की आविष्कार जो किया था इवान जेलिस्टा टोरसेली ने किया था, और एनिमेशन का आविष्कार एमिल रेनोड ने किया था। ये तीनों सही हैं। बाकी बी पार्ट एमीटर जैकेरियस जैनसन ने इसकी खोज नहीं की थी। एमीटर का आविष्कार डच वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओसरटेड ने किया था। ओसरटेड ने किया था, डच वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ओसरटेड ने किया था एमीटर का आविष्कार। जैकेरियस जैनसन ने ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जो जैकेरियस जैनसन ने क्या किया था, ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बम बहुत ही खतरनाक होता है। एक छोटा सा ही गेंद की बराबरी उसका गोला पूरे शहर को तबाह कर देता है। तो ऑप्शन ए लुइस प्रिंस ने इसकी खोज आविष्कार किया था, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन सी माइकल फेराडे ने, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सन 1908 में हंगरी में जन्मे, ये हंगरी में जन्म हुआ था इनका। अमरीकी वैज्ञानिक थे एडवर्ड टेलर, जिन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, और इनको हाइड्रोजन बम के जनक अर्थात फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। 1908 ईस्वी में इन्होंने ये हंगरी में जन्मे थे, और नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में ये किया गया था। ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे किया गया था, मार्शल द्वीप में किया गया था, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए केल्विन ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन डी एम फैराडे ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एम फैराडे ने। ऑप्शन डी एम फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। फैराडे के विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का अध्ययन किया है। फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। उन्होंने खोज की कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रक्रम में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य निश्चित संबंध होता है। और 1834 ईस्वी में फैराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के नाम से जाना जाता है। तो 1834 ईस्वी में फैराडे ने एक नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन किसने किया। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन डी केपलर ने। तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का जो प्रतिपादन किया था
वो ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आर्किमिडीज ने किया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन ग्रीक वैज्ञानिक थे ये आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के वजन में कमी आती है, जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। वस्तु के वजन में कमी जो होती है उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला है कि तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। जो वस्तु तैरती है वह अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। और किसी वस्तु का जल के सतह पर तैरने के लिए आवश्यक है कि वह अपने वजन के बराबर तरल को विस्थापित करे। ये आर्किमिडीज ने ये दिया था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्किमिडीज ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गैलीलियो ने। ऑप्शन बी गैलीलियो ने टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इटली के पीसा नामक शहर में, इटली में पीसा नामक शहर है, उसमें 1564 ईस्वी में जन्मे गैलीलियो ने लगभग 4 शताब्दी पूर्व यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार थे। यूरोप में 4 शताब्दी पहले जो क्रांति हुई थी उसके सूत्रधार थे गैलीलियो। उनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था इटली के पीसा नामक शहर में। उन्होंने त्वरण की संकल्पना की थी। और आपको बता दें कि पिंडों की अनंत समतलों पर गति अथवा मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गति के प्रयोग द्वारा उन्होंने अरस्तु ने जो अवधारणा की थी कि किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं। तो इस चीज़ का उन्होंने खंडन किया था गैलीलियो ने। जो अरस्तु ने अवधारणा दी थी कि किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं। तो इस चीज़ का गैलीलियो ने खंडन किया था। और इस प्रकार उन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की, जो आइजैक न्यूटन के युगांतरीय कार्य का आरंभ बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी पानी की खोज किसने की? भारी पानी यानी D2O की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अर्फ वेडमैन ने, ऑप्शन बी रिचार्ड ने, ऑप्शन सी हैंडवेल ने, ऑप्शन डी यूरे ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूरे ने। यूरे ने भारे पानी की खोज की थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारी पानी की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक थे H.C. यूरे। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, H.C. यूरे ने की थी। और भारे पानी यानी D2O है। ये D2O का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। जब नाभिकीय विखंडन किए जाते हैं उसमें मंदक के रूप में किया जाता है। भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जो हाइड्रोजन होता है ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। और सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो सांद्र भारी जल होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साबुन के लिए, ऑप्शन बी बारूद बनाने के लिए, ऑप्शन सी फोटोग्राफी के लिए, ऑप्शन डी अंकुर नाशक दवा के लिए, अंकुर नाशक दवा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फोटोग्राफी के लिए। सी करेक्ट आंसर है। फोटोग्राफी के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में संयतकारी के रूप में किया जाता है, जिसके कारण फिल्म में धुंधलापन नहीं आता है। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारद मिश्रण या अमलगम
कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी कोबाल्ट का, ऑप्शन सी निकेल का, ऑप्शन डी पारा का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पारे का। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए मिश्र धातु में पारे का होना आवश्यक है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। जब पारा जो है किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। और चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। जो चांदी और पारे का जो मिश्रण होता है उसको दांत के जो छिद्र होते हैं उनमें भरा जाता है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।